नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों हमने सर्कल के 4 कॉन्सेप्ट सीखे थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। पहला जो कॉन्सेप्ट था कि किसी भी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। सिखाया था कि नहीं कहोगे? हाँ। और तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने बताया था कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और चौथा जो कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने सिखाया था वो था कि किसी भी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के विभिन्न भागों पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। सिखाया था कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है। आज दोस्तों हम वृत्त का 5वां कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, 5वां कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, ध्यान पूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों 5वां कॉन्सेप्ट कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के इक्वल होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण किसे कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस कॉन्सेप्ट को भी। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त है, आपको भी पता है कहोगे? हाँ, ठीक है। आप मुझे बताइए ये किस प्रकार की आकृति है कहोगे? देखिए इस आकृति, ये जो आपने आकृति अभी को बनाई है, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसलिए ये चतुर्भुज हुआ। और इस चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त को टच कर रही हैं, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मैंने कहा ठीक है दोस्तों। ये जो चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी किसी भी भुजा को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, मान लेता हूं दोस्तों इस भुजा को, दोस्तों ये जो भुजा है मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। अगर दोस्तों मैं इस भुजा को आगे बढ़ा दूं तो ये जो कोण बन रहा है, ये कहलाता है बाह्य कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। समझ में आया कुछ कहोगे? हाँ, बाह्य कोण हमें समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों। कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा था कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के इक्वल होता है। इसका मतलब यही है कि अगर ये जो बाह्य कोण है, ये जो चक्रीय चतुर्भुज है और इस चक्रीय चतुर्भुज का ये जो बाह्य कोण है, अगर ये बाह्य कोण थीटा है तो इस बाह्य कोण का अंतः कोण तो ये होगा, अंतः सम्मुख कोण बराबर होता है, और इसका सम्मुख कोण कौन होगा? ये होगा। कह रहा है कि अगर ये बाह्य कोण थीटा है तो इसके अंतः सम्मुख कोण मतलब ये कोण भी हमारा क्या होगा? थीटा होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं कहोगे? हाँ, हमें समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है, क्या आया कहोगे? देखिए हमें यही समझ में आया कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। मतलब अगर ये बाह्य कोण थीटा है तो इस अंतः सम्मुख कोण मतलब ये कोण भी हमारा थीटा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य जो कोण होगा अंतः सम्मुख कोण के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये कैसे आ रहा है? आइए इस चीज को हम प्रूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें प्रूव क्या करना है कहोगे? हमें प्रूव करना है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। यही प्रूव करना है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए,
आप इस रेखा और इस रेखा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस रेखा और इस रेखा को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए ये रेखा, ये दोनों रेखा मिलकर कितने कुछ डिग्री का कोण बना रही होंगी, कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों ये दोनों रेखा मिलकर थीटा डिग्री का कोण बना रही थी। दोनों रेखाएं मिलकर थीटा डिग्री का कोण बना रही थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रेखाएं अगर थीटा डिग्री का कोण बना रही है तो ये वाला कोण क्या होगा, कहोगे देखिए ये देखा जाए तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। मैंने कहा हाँ, और भैया आपने सिखाया था कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। मैंने कहा हाँ मैंने सिखाया था। कहोगे देखिए इसके सामने तो ये वाला कोण है, अगर इसके सामने ये वाला कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए दोनों कोणों का योग 180 है। अगर ये वाला मैं कोण घटा देता हूं, अगर 180 में से ये वाला कोण घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा। अगर 180 में से ये वाला कोण घटाता हूं तो ये वाला मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ये वाला कोण अगर थीटा है तो मैं इसको अगर मैं इसको घटाऊंगा, अगर मैं 180 में से इसको घटाऊंगा तो ये वाला जो कोण मिलेगा 180 माइनस थीटा मिलेगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब ये जो कोण होगा ये कुछ और नहीं होगा, 180 माइनस थीटा होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, कहोगे नहीं यहां तक तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, यहां तक तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है, आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप इस भुजा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस भुजा को देख रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इस भुजा को आगे बढ़ा दूं तो ये जो बन रहा है ये क्या कहलाएगा, कहोगे बाह्य कोण कहलाएगा। बाह्य कोण कहलाएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा, कहोगे देखिए यहां से यहां तक का देखा जाए तो 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 180 में से ये वाला कोण घटा दूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ बाह्य कोण मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंतः और बाह्य कोणों का योग, ये अंतः कोण है ये बाह्य कोण है, कहोगे हाँ। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, कहोगे 180 होगा। अगर दोस्तों 180 में से ये वाला कोण घटा दो तो बाह्य कोण मिल जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, 180 में से मैंने आंतरिक कोण घटा दिया। क्या घटा दिया, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कितना है, कहोगे 180 माइनस थीटा है। 180 माइनस थीटा है। अगर दोस्तों मैं घटाता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 180 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 180 आया, प्लस का थीटा आ जाएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 180 से 180 कैंसिल तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे थीटा डिग्री निकल कर आएगा। मतलब ये जो बाह्य कोण है कुछ और नहीं है, थीटा डिग्री है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहां पर खुद देख रहे हैं कि बाह्य जो कोण है अंतः सम्मुख कोण के बराबर है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहां पर खुद देख रहे हैं कि ये जो बाह्य कोण निकल कर आया है ये अंतः सम्मुख कोण के इक्वल आया है। इसी को दोस्तों कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया गया। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप जो चीज हमें प्रूव करना था उस चीज का प्रूफ ये रहा आपके सामने। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। ध्यान रहेगा, कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से ध्यान रहेगा। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एक वृत्त है, दोस्तों ये एक वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है। आप चाहे ऐसा बना सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। दोस्तों ये एक वृत्त था और इस वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ठीक है, इसका नाम डी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस भुजा को बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है, बाह्य कोण कहलाएगा।
ठीक है। अगर दोस्तों कोण सी, अगर दोस्तों कोण सी का बाह्य कोण, अगर दोस्तों कोण सी का इस आकृति में दोस्तों, अगर कोण सी का इस आकृति में दोस्तों, अगर कोण सी का बाह्य कोण 80 डिग्री है, बाह्य कोण 80 डिग्री है, तो कोण ए की वैल्यू क्या होगी? कोण ए की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और आपने अभी को सिखाया है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण जो होता है अंतर सम्मुख कोण के बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए ये बाह्य कोण है और इस बाह्य कोण का अंतः कोण ये है और इस अंतः कोण का सम्मुख कोण ये है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए ये जो बाह्य कोण है इस कोण के बराबर होगा। मैंने कहा क्यों? कहोगे इसलिए क्योंकि हमें पता है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा तो कोण ए की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे कोण ए की वैल्यू देखा जाए तो 80 डिग्री आएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 80 डिग्री आएगी। आपको समझ में आया अच्छी तरीके से? कहोगे हाँ हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगले दोस्तों क्वेश्चन में आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है। ठीक है, और उस आकृति में कोण ABC की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है और कोण BDE की वैल्यू 100 डिग्री दी गई है। ठीक है, कह रहा है कि कोण A की वैल्यू क्या होगी? यही कह रहा है। कहोगे हाँ कोण A की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम D है, इसका नाम E है। ठीक है दोस्तों, हमें कोण ABC की वैल्यू कितनी दी है? कहोगे कोण ABC की वैल्यू 70 डिग्री दी है। मतलब ये जो कोण दिया है 70 डिग्री दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, और क्या दिया है? कहोगे और हमें दिया है कोण BDE की वैल्यू। क्या? BDE की वैल्यू दी है। मतलब इस कोण की वैल्यू दी है। कहोगे हाँ कोण BDE की वैल्यू दी है। मतलब इस कोण की वैल्यू कितनी दी है? कहोगे 100 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 100 डिग्री दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहां तक तो कहीं पर भी दिक्कत और कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमें क्या निकालना है? कहोगे हमें कोण A की वैल्यू बताना है। मतलब ये वाला कोण बताना है। कहोगे हाँ ये वाला कोण बताना है। ठीक है दोस्तों, आप त्रिभुज ADE को देख रहे हैं? कहोगे हाँ कोण त्रिभुज ADE को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। आप खुद देखिए दोस्तों, AD जो भुजा है, AD भुजा को आगे बढ़ाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप खुद देखिए त्रिभुज ADE में AD भुजा को आगे बढ़ाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों बढ़ाने पर ये जो कोण बन रहा है ये क्या कहलाएगा? कहोगे बाह्य कोण कहलाएगा। किसका बाह्य कोण है? कहोगे त्रिभुज ADE का बाह्य कोण है। क्या? त्रिभुज ADE का बाह्य कोण है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो बाह्य कोण है, दोस्तों ये जो बाह्य कोण है ये किन दो कोणों के योग के बराबर होगा? कहोगे ये जो बाह्य कोण है इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने पूछा ये जो बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण 100 है, ये किस कोण के बराबर होगा? कहोगे इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है ये वाला कोण। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 100 में से ये वाला हम कोण घटा देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ।
क्योंकि दोस्तों दोनों कोणों का, इन दोनों कोणों का योग क्या है? कहोगे 100 है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या है? इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का योग क्या है? 100 है। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 100 है और इस 100 में से अगर ये वाला कोण घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा, अगर ये वाला कोण घटा देता हूं 100 में से तो ये वाला मिल जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। हमें दोस्तों बताना क्या है? कहोगे कोण ये बताना है, मतलब हमें 100 में से इस वाले कोण को घटाना पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो ये वाला कोण पता करते हैं, ये वाला कोण पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप CEDB को देखिए, ये एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर रही है कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों आप CEDB को देखिए, चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर रही है। ठीक है, आप खुद देखिए दोस्तों, CE लाइन को आगे बढ़ाया गया है और बढ़ाने पर ये जो कोण बन रहा है, ये क्या कौन सा कोण कहलाया? कहोगे बाह्य कोण कहलाया। क्या कहलाया? बाह्य कोण कहलाया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या सिखाया था? कहोगे आपने सिखाया था कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। इसका दोस्तों ये बाह्य कोण है और इस बाह्य कोण का अंतः कोण क्या है? ये है, और इस अंतः कोण का सम्मुख कोण क्या है? ये है। मतलब ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों हमें पता है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। मतलब अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, अगर ये वाला कोण 20 डिग्री है तो ये भी कोण 20 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी कोण 30 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। ये कोण अगर 70 है तो ये कोण भी तो 70 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ये कोण भी 70 होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप खुद बताइए कि कोण ई का बाह्य कोण मिल गया कि नहीं? कहोगे हाँ। कोण ई का बाह्य कोण हमें पता चल गया। दोस्तों एक बात बताइए, आप ADE में देखिए, कोण ए और कोण ई को जोड़ने पर 100 आया था। कहोगे हाँ। अगर 100 में से मैं 70 जो घटा देता हूं तो हमें कोण ए की वैल्यू मिल जाएगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने 100 में से 70 घटा दिया तो क्या निकल कर आया? कहोगे 30 निकल कर आया। मतलब कोण ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? कहोगे 30 है। क्या है? 30 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे लिखा है कि जीवा के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? जीवा के बारे में लिखा है। ठीक है, कह रहा है कि वृत्त के आंतरिक भाग पर वृत्त के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जीवा के बारे में दोस्तों लिखा है कि भैया जीवा जो होती है वृत्त के, कह रहा है कि वृत्त के आंतरिक भाग पर, वृत्त के आंतरिक लेयर पर यदि वृत्त के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिला दिया जाए किसी रेखा के द्वारा तो वो रेखा जीवा कहलाती है। आगे कह रहा है कि वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, मान लीजिए दोस्तों ये एक वृत्त है, मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये वास्तव में वृत्त ही तो है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों इन्होंने कहा कि वृत्त के आंतरिक लेयर पर यदि वृत्त के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिला दिया जाए तो जो मिलाने वाली रेखा होगी वो जीवा कहलाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वृत्त का बाह्य लेयर हुआ। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बाहर का लेयर हुआ और ये वृत्त का आंतरिक लेयर हुआ। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो है बाहर का ये वृत्त का बाह्य लेयर हुआ और ये वृत्त का आंतरिक लेयर हुआ। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों कहना चाह रहा है कि यदि वृत्त के आंतरिक लेयर पर किसी एक बिंदु को वृत्त के आंतरिक भाग पर किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिला देते हैं, किसी रेखा से मिला देते हैं यदि, तो ये जो रेखा कहलाएगी ये जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। मतलब ये कौन सी रेखा कहलाएगी? कहोगे जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। ठीक है, समझ में कुछ आया? कहोगे हाँ, हमें जीवा समझ में आ गया। मैंने क्या समझे जीवा से? कहोगे देखिए, वृत्त के यदि आंतरिक लेयर पर किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिला देते हैं वृत्त के, तो वो जो मिलाने वाली रेखा है वो जीवा कहलाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपको अच्छे तरीके से समझ में
आ चुका है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए मुझे, ये रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा क्या कहलाएगी? कहोगे ये भी जीवा कहलाएगी। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए, आंतरिक लेयर पर एक बिंदु को दूसरे बिंदु से इस रेखा के द्वारा मिलाया गया है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो ये रेखा कुछ और नहीं कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है, आप बताइए इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को क्या कहेंगे? कहोगे इस रेखा को भी जीवा कहेंगे। मैंने कहा क्यों? कहोगे देखिए, वृत्त के आंतरिक लेयर पर वृत्त के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से इस रेखा द्वारा मिलाया गया है, तो इसलिए ये भी जीवा कहलाएगी। तो इसका मतलब हम चाहे जैसे लाइन खींच दे, वो लाइन क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब आती है सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर दोस्तों वृत्त का केंद्र ये है, अगर वृत्त का केंद्र ये है, तो जो व्यास होगा, जो वृत्त का व्यास होगा इस केंद्र से होकर जाएगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, इस केंद्र से होकर जाएगा। और ये जो रेखा जा रही है इसी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और ये व्यास जो होगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या? सबसे बड़ी जीवा होगी। ये क्या कहलाएगा? कहोगे व्यास कहलाएगा। वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? कहोगे व्यास कहलाएगी। और जो व्यास होगा वृत्त का, वो सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी जीवा होगी। सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा होगी। समझ में आया आपको? कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया सबसे बड़ी जीवा क्या होगी। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हमें जीवा से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, आइए दोस्तों हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है जीवा से संबंधित है। ठीक है, जिस जीवा के बारे में आपने पढ़ा है उसी जीवा से संबंधित अगला कॉन्सेप्ट है हमारा। कह रहा है कि वृत्त की जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन जीवाओं का गुणनफल बराबर होता है। मतलब AE, मतलब अगर दो जीवाएं AB और CD E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में AE इंटू AB का प्रोडक्ट EC इंटू ED के बराबर होगा। यही कहना चाह रहा है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि वृत्त की जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन जीवाओं का गुणनफल बराबर होता है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार। दोस्तों ये वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में दोस्तों मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये लाइन क्या कहलाई? कहोगे ये तो जीवा कहलाई। और इस लाइन का मैंने नाम दे दिया AB। मतलब ये कौन सी जीवा है? कहोगे AB जीवा है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, मिटा ले रहा हूं, फिर से बना दे रहा हूं। इसी प्रकार मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये क्या कहलाएगी? कहोगे ये भी जीवा कहलाएगी, ये भी जीवा कहलाएगी। इसका नाम मैंने रख दिया CD। तो ये कौन सी जीवा कहलाई? कहोगे CD जीवा कहलाई। और मान लेते हैं दोस्तों ये दोनों जीवाएं E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि वृत्त की जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन जीवाओं का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? AB जीवा है। और दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं AB एक जीवा है और CD एक जीवा है, और ये दोनों जीवाएं E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर दोस्तों ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसी स्थिति में AE और EB का प्रोडक्ट बराबर होगा CE इंटू ED के प्रोडक्ट की। इस कॉन्सेप्ट का कहनाम यही है,
दोस्तों हमसे कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी स्थिति में उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल हमेशा बराबर होगा। मतलब अगर ए बी एक जीवा और सी डी एक जीवा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसी स्थिति में ए ई इंटू ए बी का प्रोडक्ट सी ई इंटू डी बी के बराबर होगा। समझ में आपको आया? कहोगे हाँ। आपको ये दोस्तों ध्यान हमेशा रखना है, आपको दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों ये कैसे हो रहा है, आइए इस चीज को हम प्रूव करते हैं। आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं एक बार, उसके बाद उससे इससे संबंधित हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना है कहोगे, हमें प्रूव करना है कि किसी भी वृत्त में, क्या किसी भी वृत्त में यदि दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही प्रूफ करना है, हमें प्रूफ यही करना है। मैंने कहा ठीक है। मतलब क्या है कहोगे, मतलब यही है कि यदि दो जीवाएं एक ए बी और एक सी डी ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ए ई इंटू ए बी का प्रोडक्ट ई सी और ई डी के बराबर होगा। इस चीज को हमें प्रूव करना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं डीबी को ऐसे मिला दूं एक रेखा द्वारा तो आपको कोई परेशानी है कहोगे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ईसी को मैं ऐसे मिला दूं तो आपको कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दोस्तों ए और डी चाप को देख रहे हैं कहोगे हाँ। ए और डी को ए और डी चाप को देख रहे हैं कहोगे हाँ, हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ए और डी चाप द्वारा, ए और डी की चाप के द्वारा जितने डिग्री का कोण सी बिंदु पर, वृत्त के सी बिंदु पर बनाया गया होगा, वृत्त के सी बिंदु पर बनाया गया होगा, उतने ही डिग्री का कोण एडी चाप द्वारा वृत्त के बी बिंदु पर बनाया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर एडी चाप द्वारा वृत्त के सी बिंदु पर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है तो एडी चाप द्वारा वृत्त के बी बिंदु पर भी थीटा डिग्री का कोण बनाया गया होगा। बताइए मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं कहोगे हाँ, हम सहमत है। मैंने कहा ठीक है। आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, आपको सीबी चाप दिख रहा है कहोगे हाँ, हमें सीबी चाप दिख रहा है। दोस्तों आपको सीबी चाप दिखाई दे रहा है कहोगे हाँ, हमें सीबी चाप दिखाई दे रहा है। दोस्तों सीबी चाप के द्वारा वृत्त के ए बिंदु पर जितने डिग्री का कोण बनाया गया होगा, वृत्त के ए बिंदु पर जितने डिग्री का कोण बनाया गया होगा उतने ही डिग्री का कोण सीबी चाप के द्वारा वृत्त के डी बिंदु पर भी बनाया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर सीबी चाप के द्वारा वृत्त के ए बिंदु पर अल्फा डिग्री का कोण बनाया गया है तो सीबी चाप के द्वारा वृत्त के डी बिंदु पर भी अल्फा डिग्री का कोण बनाया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, सीडी रेखा और एबी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये जो होगा ये कौन सा कोण बनेगा कहोगे, ये शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, शीर्षाभिमुख कोण बना। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं कहोगे हाँ। मतलब अगर ये थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर ये 20 डिग्री का कोण होगा तो ये भी 20 डिग्री का कोण होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में दोस्तों देखिए कोण ए पर अल्फा डिग्री का कोण बना है कहोगे हाँ, और इस त्रिभुज में देखिए कोण डी पर अल्फा डिग्री का कोण बना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यहां पर देखिए कोण सी पर थीटा डिग्री का कोण बना है और यहां पर भी कोण बी पर थीटा डिग्री का कोण बना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, मतलब ये वाला कोण जो है इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण जो है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं त्रिभुज ए सी ई में
और त्रिभुज DBE में। आप दोस्तों त्रिभुज ACE में और त्रिभुज DBE में देख रहे हैं कि कोण A जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण D भी है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जितने डिग्री का कोण C है उतने डिग्री का कोण B भी है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जितने डिग्री का कोण E है उतने डिग्री का कोण E भी है, यहां पर भी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज में मिनिमम 2 कोण बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों आपको यह बात पता होना चाहिए कि जब किन्हीं भी दो त्रिभुज की मिनिमम 2 कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कोण त्रिभुज ACE त्रिभुज DBE के समरूप है, क्योंकि मिनिमम देखा जाए तो दोनों त्रिभुज की 2 कोण तो बराबर ही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। अब दोस्तों समरूपता का नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जब दोस्तों 2 त्रिभुज समरूप होती हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। अब दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकाला जाए, बात ये आती है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे आपको संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। हमें तो ये बात पता है कि त्रिभुज ACE समरूप है DBE के। ऐसी स्थिति में इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप त्रिभुज ACE में कोई भी कोण पकड़ लीजिए। मैं पकड़ ले रहा हूं कोण अल्फा, ठीक है। इसके सामने जो भुजा है उस भुजा को लिख दीजिए। तो इसके सामने कौन सी भुजा है? CE भुजा है। कौन सी भुजा है? कहोगे CE भुजा है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कोण DBE में चले जाइए और जिस कोण को पकड़े थे उस कोण के सामने वाली जो भुजा है उससे भाग दे दीजिए। ठीक है। हमने दोस्तों इसमें अल्फा पकड़ा था, यहां पर भी अल्फा पकड़ा और इसके सामने कौन सी भुजा है? EB है। मैंने दोस्तों EB से भाग दे दिया। तो ये दोस्तों कुछ और नहीं निकल के आया, ये हमारा संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आया। ठीक है। इसी पर जैसे दोस्तों आपने अल्फा कोण पकड़कर दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात निकाला, वैसे आप किसी दूसरे एंगल को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। ठीक है दोस्तों, मैं थीटा डिग्री को पकड़ ले रहा हूं। इसके सामने कौन सी भुजा है? AE है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहां पर आया और थीटा डिग्री को पकड़ा और थीटा डिग्री के सामने ED है, ED से मैंने भाग दे दिया। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होती हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दोस्तों ये भी संगत भुजाएं हैं, ये भी संगत भुजाएं हैं और हमें पता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं, करूंगा तो क्या आएगा? CE इंटू ED आएगा बराबर क्या आएगा? EB इंटू EE आएगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसे दोस्तों मैं उल्टा करके लिख दे रहा हूं। इस चीज को आगे लिख दे रहा हूं, इस चीज को पीछे लिख दे रहा हूं। AE EB बराबर, कोई दिक्कत तो इससे नहीं है? पलट के लिखने पर कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने यहां पर क्या देखा? यहां पर आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? आप यहां पर देख रहे हैं कि AE और EB का मल्टीप्लीकेशन आप दोस्तों यहां पर देख रहे हैं। आप इस यहां पर देख रहे हैं कि AE और EB का गुणनफल CE और ED के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये बराबर कब है? कहोगे जब ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि AE और EB का गुणनफल
सीई और ईडी के बराबर है। और ये बराबर कब हो रही है गुणनफल? कहोगे जब दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसी को कॉन्सेप्ट का रूप दे दिया गया है। दोस्तों यही तो कॉन्सेप्ट में भी कह रहा था कि जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी स्थिति में उन जीवाओं का गुणनफल बराबर होता है। और उसी चीज को हमने यहाँ पर प्रूफ किया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ऐसी स्थिति में उनका प्रोडक्ट, उन जीवाओं का गुणनफल बराबर हो। ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आइए इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है जिसमें दो जीवाएं हैं, एक AB है, एक CD है, और वे दोनों जीवाएं एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। और उसमें भी देखा जाए तो AE बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, EB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, EC बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है और DE की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। एक जीवा AB है, एक जीवा हमारा CD है, और ये दोनों जीवाएं E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों एक बात बताइए, अभी को मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कहोगे? आपने सिखाया है कि यदि दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। मतलब कहोगे मतलब अगर AB एक जीवा है और CD एक जीवा है और ये E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसी स्थिति में AE EB का प्रोडक्ट बराबर होगा CE ED के बराबर होगा। CE और ED के गुणनफल के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, हमें AE की वैल्यू दी गई है कहोगे हाँ। AE की वैल्यू कितनी दी है कहोगे? 7 दी है, मैंने यहाँ पर 7 रख दिया। EB की वैल्यू कितनी दी गई है कहोगे? 6 दी गई है। क्या दी गई है? 6 दी गई है, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है। हमें दोस्तों किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कहोगे? हमें ज्ञात करनी है EC की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब CE की वैल्यू ज्ञात करनी है कहोगे हाँ। चाहे CE का नहीं, इसी प्रकार दोस्तों हमें EC की वैल्यू कितनी दी गई है? EC मतलब CE, बात तो एक ही है कहोगे हाँ। कितनी दी गई है कहोगे? 14 सेंटीमीटर दी गई है। हमसे पूछ क्या रहा है कहोगे? ED की वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। 7 दूनी 14, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ED निकल कर कहोगे? ED निकल कर आएगा 3 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आएगा? 3 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको तो सीधे करना था। AE दिया है दोस्तों ये 7, हाँ कि ना कहोगे हाँ। EB कितना दिया है? EB 6 दिया है, EB 6 दिया है। EC कितना दिया है? 14 दिया है, और इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। हमें सीधे करना था 7 × 6 अपॉन 14, निकल कर आता था 3 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है छेदक रेखा का है। ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप पढ़िए छेदक रेखा के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त के अंदर प्रवेश करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। कह रहा है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त के अंदर प्रवेश करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। इस चीज को मैं एक बार समझा देता हूं, उसके बाद हम छेदक रेखा से संबंधित कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है। दोस्तों ये एक वृत्त है। ठीक है। दोस्तों
दोस्तों छेदक रेखा के बारे में बताया गया है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त के अंदर प्रवेश करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए वृत्त के बाहर ये एक बिंदु है, अगर दोस्तों इस बिंदु से एक रेखा प्रवेश कर रही है वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर इस प्रकार प्रवेश कर रही है छेदते हुए वृत्त को, तो ये रेखा कुछ और नहीं छेदक रेखा कहलाएगी। छेदक का मतलब होता है छेदना, ठीक है। कोई परेशानी आपको कहोगे नहीं, ठीक। आपको समझ में आया छेदक रेखा कहोगे हाँ। आपको क्या समझ में आया कहोगे, देखिए यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से एक रेखा वृत्त को छेदते हुए जा रही है तो वो रेखा छेदक रेखा कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे बताइए, अगर इस बिंदु से एक रेखा मैं ऐसे खींच दूं, एक रेखा ऐसे खींच दूं तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी कहोगे, ये भी छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या कहलाएगी कहोगे, छेदक रेखा ही कहलाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपको समझ में आया कहोगे हाँ। अब दोस्तों आइए हम छेदक रेखा से संबंधित कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं एक बार उसे भी। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है छेदक रेखा से संबंधित है दोस्तों, कह रहा है कि जब दो छेदक रेखा वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिलते हैं, कह रहा है कि जब दो छेदक रेखा वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में AB इंटू AC बराबर होगा AD इंटू AE के, ठीक है। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहां से एक छेदक रेखा खींची गई, इस बिंदु से एक छेदक रेखा खींची गई, जरूरी नहीं है यहां से खींची जाए, यहां से भी खींच कर बाहर कर सकते हैं और बाहर से भी अंदर कर सकते हैं, कहलाएगी तो छेदक रेखा ही कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों यहां से एक छेदक रेखा खींची गई और यहां से एक दूसरी छेदक रेखा खींची गई, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दोनों छेदक रेखा कहां पर मिल रही है कहोगे, इस बिंदु पर मिल रही है। इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया A, ठीक है। इस बिंदु का नाम B रख दिया, इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने C, इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने D और इस बिंदु का नाम रख दिया E। आपको कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं AC एक छेदक रेखा है और AE एक छेदक रेखा है और इन दोनों छेदक रेखा का मिलन पॉइंट कहां है, ये दोनों छेदक रेखा कहां पर मिल रही है कहोगे, ए बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोस्तों AB का प्रोडक्ट AB इंटू AC का प्रोडक्ट AD इंटू AD के AE के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि दो छेदक रेखा है, एक AC है एक AE है और दोनों कहां पर मिल रही हैं, बाह्य बिंदु A पर मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों छेदक रेखाओं का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा, मतलब AB इंटू AC का प्रोडक्ट AD इंटू AE के बराबर होगा। समझ में आपको आया कहोगे हाँ। दोस्तों लेकिन ये कैसे हो रहा है, इस चीज को जानना जरूरी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यदि दो छेदक रेखा किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों छेदक रेखाओं का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा, ठीक है। आपको तो ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन ये कैसे आया है इस चीज के बारे में हम आइए प्रूव करते हैं।
दोस्तों ये एक छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा, और ये ए बिंदु पर मिल रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोनों छेदक रेखा ए बिंदु से खींची गई है या ए बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। इसका नाम दोस्तों बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है। हमें क्या प्रूव करना है कहोगे? हमें प्रूव करना है कि ए बी इंटू ए सी का प्रोडक्ट ए डी और ए ई के बराबर होगा, यही प्रूव करना है कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अगर मैं सीडी रेखा को ऐसे मिला दूं, सीडी को ऐसे इस रेखा द्वारा मिला दूं, कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ईबी को एक रेखा द्वारा मिला दूं इस प्रकार, तो आपको कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप दोस्तों डीबी चाप को देख रहे हैं कहोगे? हाँ। दोस्तों आप डीबी चाप को देख रहे हैं कहोगे? हाँ। दोस्तों डीबी चाप के द्वारा जितने डिग्री का कोण सी बिंदु पर बनाया गया होगा, जितने डिग्री का कोण सी बिंदु पर बनाया गया होगा, उतने ही डिग्री का कोण डीबी चाप द्वारा ई बिंदु पर बनाया गया होगा, वृत्त के ई बिंदु पर बनाया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों डीबी चाप के द्वारा वृत्त के सी बिंदु पर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है, तो डीबी चाप के द्वारा वृत्त के ई बिंदु पर भी थीटा डिग्री का कोण बनाया गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, आप डी सी ए थोड़ा और ये सी है, ये ए है, ये डी है। ठीक है, आप दोस्तों सी ए डी कोण को देख रहे हैं, त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार बना है। ठीक है, आप दोस्तों इसी प्रकार ई बी ए त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों ई बी ए त्रिभुज कुछ इस प्रकार बना है, ई बी ए त्रिभुज कुछ इस प्रकार बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज में कोण सी थीटा डिग्री है, और इस त्रिभुज में कोण ई भी थीटा डिग्री का कोण है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इस त्रिभुज में कोण सी और इस त्रिभुज में कोण ई आपस में बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों मान लेते हैं ये कोण जो है, कोण ए जो है अल्फा डिग्री का है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो कोण ए है अल्फा डिग्री का है। अगर दोस्तों यहां पर अल्फा डिग्री का है, तो यहां पर भी तो अल्फा डिग्री का होगा, यहां पर भी अल्फा डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि दोस्तों ये जो कोण है, कोण ए जो है इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है, और कोण ए जो है इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है। मतलब दोनों स्थितियों में, दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो कोण ए की वैल्यू सेम होगी। हाँ कि ना? दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो कोण ए की वैल्यू सेम होगी। बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है, दोस्तों आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं, कोण, दोस्तों इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कोण सी कोण ई के बराबर है, कोण ए बराबर कोण ए के है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों किसी भी त्रिभुज में, अगर दोस्तों किन्हीं भी दो त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर होते हैं, अगर दोस्तों किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण, मिनिमम दो कोण, अगर दोस्तों किन्हीं भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। दोस्तों ये दोनों कोण इन दोनों कोण के बराबर है कहोगे? हाँ। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण जो होगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, मतलब कोण डी जो होगा कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, आप सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ, हम सहमत है इस बात की। ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने आपको बताया था कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों में मिनिमम दो कोण बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं त्रिभुज सी ए डी को।
आप दोस्तों यहां पर त्रिभुज CAD को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप यहां पर त्रिभुज AEE, त्रिभुज EAB को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप त्रिभुज CAD में और त्रिभुज EAB में ध्यान से देखिए, कोण C जितने डिग्री का है उतने डिग्री का कोण A है, कोण A जितने डिग्री का है उतने डिग्री का यहां पर भी कोण A है, कोण D जितने डिग्री का है उतने डिग्री का कोण B भी है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये त्रिभुज दोनों क्या हुए, समरूप हुए। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हुए। दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकाला जाए, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकाला जाए, ठीक है। आइए दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक। दोस्तों दोनों त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज के किसी एक कोण को पकड़ लीजिए। मैंने दोनों त्रिभुजों में से इस त्रिभुज को चुना और इस त्रिभुज के इस वाले कोण को पकड़ लिया, इस वाले थीटा डिग्री के कोण को पकड़ लिया, ठीक है, थीटा डिग्री के कोण को पकड़ लिया। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों इसके सामने जो भुजा है उस भुजा को लिखिए, उस भुजा को लिखिए, ठीक है। भुजा क्या है, थीटा डिग्री के सामने, कहोगे AD है। इसमें हमने लिख दिया। अब दोस्तों दूसरे त्रिभुज में उसी कोण को पकड़कर उसके सामने जो भुजा है उस भुजा से भाग दे दीजिए। दोस्तों दूसरे त्रिभुज में भी थीटा को पकड़ा और थीटा के सामने AB भुजा है और AB भुजा से मैंने भाग दे दिया। तो दोस्तों ये निकल कर आ गया संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। दोस्तों जैसे आपने यहां पर संगत भुजा का अनुपात निकाला वैसे ही आप किसी दूसरे कोण को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए, ठीक है। दोस्तों पहले यही त्रिभुज पकड़ा था, इसलिए पहले दूसरी स्थिति में भी आप इसी त्रिभुज को पकड़ेंगे, ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब मैं कोण D को पकड़ ले रहा हूं, क्योंकि कोण D और कोण D जितने डिग्री का है उतने डिग्री का यहां पर भी कोण B है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों मैं कोण D को पकड़ रहा हूं। कोण D में दोस्तों, कोण D में इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, कहोगे AC है। मैंने AC लिखा। यहां पर अगर मैं कोण D पकड़ा हूं तो यहां पर कोण B पकड़ूंगा और कोण B के सामने कौन सी भुजा है, EA है, EA है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या निकल कर आया, कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आया। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। जब दोस्तों दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दोस्तों ये भी संगत भुजा का अनुपात है, ये भी संगत भुजा का अनुपात है और ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मैंने बराबर का साइन लगा दिया, बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो AB इंटू AC आएगा और AD इंटू EA आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और इसे अगर मैं पलट देता हूं, क्योंकि दोस्तों आप AD इंटू EA पहले लिखेंगे और AB इंटू AC बाद में लिखेंगे, तो मैं AB इंटू AC को पहले लिख ले रहा हूं। कोई दिक्कत है पलट के लिखने पर, कहोगे नहीं। और AD इंटू EA को बाद में लिख ले रहा हूं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि AB और AC का मल्टीप्लीकेशन, AB और AC का गुणनफल, AB और AC का गुणनफल AD और AE के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और ये बराबर कब हुई है, कहोगे जब दो छेदक रेखा किसी बाह्य बिंदु पर मिली है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यही चीज तो हमें सिद्ध करना था कि जब दो छेदक रेखा किसी बाह्य बिंदु पर मिलेंगी तो ऐसी स्थिति में उनका गुणनफल बराबर होगा, और उसी चीज को हमने यहां पर प्रूफ किया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। उसी चीज को हमने यहां पर प्रूफ भी कर दिया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो छेदक रेखा किसी बाह्य बिंदु पर मिलेंगी तो ऐसी स्थिति में AB इंटू AC का प्रोडक्ट AD इंटू AE के बराबर होगा। समझ में यहां तक आया आपको, कहोगे हाँ, हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है जिसमें दो छेदक रेखा एक बाह्य बिंदु T पर
एक बाह्य बिंदु टी पर मिलती है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। और इस छेदक रेखा में देखा जाए तो हमें कहा गया है कि बी टी बराबर सी डी है, बी टी की जो वैल्यू है वो सी डी के बराबर है, और बी टी बराबर 7 दिया है, मतलब सी डी बराबर भी 7 होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। डी टी की वैल्यू दी गई है और ए बी की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ए बी की वैल्यू पूछा जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक। दो छेदक रेखा है, एक बाह्य बिंदु टी पर मिल रही है, ठीक है। इसका नाम यहां पर ये है, यहां पर बी बिंदु है, यहां पर सी बिंदु है, यहां पर डी बिंदु है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये एक छेदक रेखा है, कहोगे? हाँ। दोस्तों ये छेदक रेखाएं हैं और दोनों छेदक रेखाएं टी बिंदु पर मिल रही हैं। अगर दोस्तों एक बात बताइए, अगर दो छेदक रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है? उनका प्रोडक्ट बराबर होता है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट बराबर होगा। अगर दोस्तों यहां पर दोनों छेदक रेखाएं आपस में मिल रही हैं तो ऐसी स्थिति में यहां पर बताइए मुझे क्या होगा? ऐसी स्थिति में यहां पर टीबी और टीए का गुणनफल टीडी और टीसी के गुणनफल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कहोगे टीबी का गुणनफल टीबी टीए का गुणनफल टीडी टीडी और टीसी के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बीटी बराबर सीडी के दिया है, मतलब बीटी की जितनी वैल्यू होगी उतनी सीडी की होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बीटी बराबर 7 दिया है, मतलब अगर ये 7 है तो ये भी 7 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे दिया है दोस्तों dt बराबर 21 दिया है, 21 दिया है, ठीक है। ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों चाहे मैं टीबी कहूं चाहे बीटी कहूं, बात तो एक ही है, कहोगे? हाँ। दोस्तों बीटी की वैल्यू कितनी दी है? कहोगे 7 दी है, मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। दोस्तों हमें टी ए की वैल्यू तो पता नहीं है, टी ए की वैल्यू तो पता नहीं है, कहोगे? हाँ। तो टी ए की वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे, ठीक है। टी डी की वैल्यू कितनी है? टीडी कहूं या डीटी कहूं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो कितनी है? कहोगे 21 सेंटीमीटर, मैंने 21 रख दिया यहां पर, ठीक है। टीसी की वैल्यू कितनी है? कहोगे देखिए टीडी की वैल्यू 21 है और डीसी की वैल्यू 7 है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो टीसी की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे सीटी कहूं चाहे टीसी कहूं, बात एक ही है। कहोगे टीसी की वैल्यू 28 है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितनी है? 28 है, मैंने 28 रख दिया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो 7 चौक 28, मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो टी ए बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? टी ए बराबर क्या निकल कर आएगा? कहोगे 4 × 9 4, 84 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आ गया? 84 निकल कर आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें टी ए की वैल्यू निकालनी नहीं थी। दोस्तों टी ए बराबर आ गया 84 सेंटीमीटर, लेकिन दोस्तों हमें टी ए की वैल्यू निकालनी नहीं थी, टी ए की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें तो ए बी की वैल्यू निकालनी थी। क्या? ए बी की वैल्यू निकालनी थी। दोस्तों एक बात बताइए, यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई 84 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? कहोगे देखिए यहां से यहां तक की लंबाई 84 है, अगर इतनी लंबाई में घटा देता हूं तो इतनी लंबाई मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों मैंने 84 में से इस 7 को घटा दिया तो हमें ए बी की लंबाई मिल गई। तो ए बी बराबर कितने सेंटीमीटर आ गया? कहोगे ए बी बराबर देखा जाए तो 77 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 77 सेंटीमीटर आ गया। दोस्तों इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट करिए, लेकिन ये डायरेक्ट आपसे तब होगा जब आपको सारे नियम पता रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता रहेंगे। आइए दोस्तों इससे संबंधित एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में 2 जीवाएं खींची गई हैं और दोनों जीवाएं टी बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है, टी बिंदु पर मिल रही हैं।
दोस्तों आपके आकृति में, दोस्तों आपके क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये जहां पर दोनों जीवाएं मिल रही हैं उसका नाम टी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम हमारा डी है, इसका नाम हमारा सी है। ठीक है। टीबी की वैल्यू दी है 9, ठीक है, इसकी वैल्यू दी है, एबी की वैल्यू दी है 8, ठीक है, डीटी की वैल्यू दी है, या टीडी या डीटी, बात देखिए 11 दिया है, 11 दिया है, और सीडी की वैल्यू दिया है x। हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, दो जीवाएं हैं, कहोगे हाँ, और दोनों जीवाएं एक बाह्य बिंदु पर मिल रही है, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है, कहोगे ऐसी स्थिति में टीबी और TA का गुणनफल बराबर होगा TD और TC के गुणनफल के बराबर होगा, TC के गुणनफल के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। दोस्तों TB की वैल्यू कितनी है, कहोगे 9 है, मैंने 9 लिख दिया। TA की वैल्यू कितनी है, कहोगे देखिए TB की है 9 और AB की है 8, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 17 आ गया, तो 17 मैंने लिख दिया, TA की वैल्यू 17 होगी। ठीक है। TD की वैल्यू कितनी है, कहोगे 11 है। TC की वैल्यू कितनी है, कहोगे TC की वैल्यू देखा जाए तो 11 प्लस x होगी। मैंने पूछा कैसे, कहोगे देखिए TD की वैल्यू 11 है और CD की वैल्यू x है, अगर दोनों को जोड़ देते हो तो TC की वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 11 प्लस x। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं, यहां तक तो हमें कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 963 के 3, मैं इसे इधर लिख दे रहा हूं और इसे इधर ले रहा हूं, कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 963 के 3, 6 कैरी, मैंने कहा ठीक है, 9 6 15, 153 आ गया, क्या आ गया, 53 आ गया। ठीक है। अगर दोस्तों मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 153/11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 153/11 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 153/11 आ जाएगा। 11 प्लस x बराबर क्या आया, 11 प्लस x बराबर 153/11 आ जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों मैं 11 को इधर भेज देता हूं तो क्या आया, कहोगे देखिए 11 इधर जाएगा तो माइनस का 11 कर देगा। ठीक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 11 ग्रहिया में 121 होता है, 153 में से अगर 21 घटाते हैं, 153 में से अगर 121 घटाते हैं तो 32 मिलेगा। क्या मिलेगा, 32। तो क्या आया, माइनस करके कहोगे 32/11 आया, और इसे मैं सोल्व करता हूं तो 2 सही 10/11 आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 2 सही 10/11 होगी, 2 सही 10/11 होगी। मतलब CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू कह लूं या x की वैल्यू कह लूं, तो क्या निकल कर आई है, कहोगे 2 सही 10/11 निकल कर आई है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।